प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपके सामने शाटोत्री कविता के प्रमुख स्वर सुदामा पांडे धूमिल के बारे में कुछ विचार व्यक्त करना चाहूँगा। छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता के बाद इन सब कविता आंदोलन के पश्चात एक नया स्वर सूर्य में पड़ता है जिसको शाटोत्री कविता कहा जाता है। सन 1960 के बाद की जो कविता रची गई वो शाटोत्री कविता के नाम से प्रसिद्ध रही है और सुदामा पांडे इसी कविता आंदोलन के प्रमुख कवि माने जाते हैं। शास्त्र तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं संकलित हैं, विशेष तौर से मोचीराम और प्रौढ़ शिक्षा। सुदामा पांडे धूमिल का जन्म 9 नवंबर 1936 ईस्वी को ग्राम खेवली, जिला वाराणसी में हुआ था। ये ज्येष्ठ पुत्र थे, कृषि कार्य में संलग्न रहे और मेहनत करते हुए 8वीं कक्षा में प्रथम आए। मैट्रिक पास करके ITI में की और फिर विद्युत अनुदेशक के पद पर सरकारी नियुक्ति प्राप्त की। साध की सरलता और ग्रामीण संस्कारों से ओतप्रोत रहे। उन्होंने काव्य भी रचे, 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए और 11 फरवरी 1975 को ब्रेन ट्यूमर से इनका निधन हो गया। इनके जो कुल 122 कविता हैं जो 3 काव्य संग्रहों में प्रकाशित हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। पहला काव्य संग्रह 1972 में प्रकाशित हुआ, संसद से सड़क तक। दूसरा काव्य संग्रह 1977 में प्रकाशित हुआ जिसका नाम था कल सुनना मुझे। और तीसरा काव्य संग्रह 1984 में प्रकाशित हुआ धूमिल का प्रजातंत्र। 7वें दशक यानी 1960 से 70 के मध्य में इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मोचीराम, प्रौढ़ शिक्षा, काल दर्शन आदि रही। इनकी काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार हैं। इनकी कविताओं में पहली विशेषता इस प्रकार है, ये कविता सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। ये लिखते हैं एक सही कविता पहले एक सार्थक व्यक्तित्व होती है और सार्थक व्यक्तित्व किसका कैसा है इसका उत्तर स्वयं कवि देते हुए कहते हैं, कविता क्या है, कोई पहनावा है, कुर्ता पजामा है? ना भाई ना, कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हल्फनामा है। दूसरी इनके कविता विशेषता मिलती है वो है ग्रामीण परिवेश का कुशल चित्रण। वो नग्न यथार्थवाद के परिवेश को लिखते हुए, ग्रामीण परिवेश को लिखते हैं ग्राम सभा की लालटेन का शीशा टूट चुका है, नलकूपों की नालें झरना हो गई है, उनमें लाठियाँ बहती है और पानी की जगह आदमी का खून रिसता है और पानी की जगह आदमी का खून रिसता है। इनके काव्य में ग्रामीण परिवेश के शब्दावली का समावेश तो ही। अगली विशेषता है वर्तमान युग की व्यंग्यमय अभिव्यक्ति। ये समसामयिक परिवेश के शल्य चिकित्सक हैं जो पीड़ादायक समाज के पीड़ादायक अंशों को अपने प्रत्येक स्तर से काट कर समाज के शरीर से बाहर निकालते हैं और उसको शाब्दिक अभिव्यक्ति देते हैं। वो लिखते हैं आज़ाद भारत के दूसरे पर धूमिल लिखते हैं, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ जली हुई मिट्टी का ढेर है, जहाँ हर तीसरी जुबान का मतलब नफरत है, साजिश है, अंधेर है, ये मेरा देश है। धूमिल कोमल संवेदनाओं के सुकुमार सौंदर्यवादी कवि नहीं है बल्कि कठोर यथार्थ के संघर्षशील भोक्ता कवि हैं। पटकथा उनकी लंबी कविता है। और अगली विशेषता इनकी मिलती है नारी सशक्तिकरण। ये नारी चेतना के प्रमुख कवि थे। वे लिखते हैं घर की वापसी शीर्षक कविता में, पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थमे हुए हैं। अगली विशेषता है इनका काव्य की विशेषता, कविता की विशेषता है प्रभावी अभिव्यंजना कौशल। ये व्यंग्य लिखने में माहिर है। ये मोचीराम कविता में लिखते हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मुरम्मत के लिए खड़ा है। और यहाँ तक लिखते हैं,
नेताओं के बुजुर्ग व्यंग्य करते हुए लिखते हैं कि मैंने एक एक को परख लिया है, मैंने हर एक को आवाज़ दी, हर एक का दरवाज़ा खटखटाया मगर बेकार, मैंने जिसकी पूंछ उठाई है उसको मादा पाया है। आगे लिखते हैं हिंजड़ों ने भाषण दिए लिंग बोध पर, वैश्यों ने कविता पढ़ी आत्मशोध पर। तो इस प्रकार इनका सशक्त अभिव्यक्ति का स्वर काफ़ी प्रखर है और ये वर्तमान सामुदायिक एक परिवेश में भी व्यंग्य करते हुए प्रौढ़ शिक्षा कविता में लिखते हैं, क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारा ये जो बुरा हाल है इसकी वजह क्या है? क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारा ये जो बुरा हाल है उसकी वजह क्या है? आगे सीधे जनता को संबोधित करते हुए स्वयं दुर्दशा निदान खोजते हुए कहते हैं, इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि हर हाथ में गीली मिट्टी की तरह हो मत करो। इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि हर हाथ में गीली मिट्टी की तरह हो मत करो, तनो अकड़ो, अमर बैली की तरह मत जियो, जड़ पकड़ो। इस प्रकार सपाट बयानी के साथ साथ प्रखरता भी है और भाषाई प्रभावशीलता विद्यमान है। निश्चय ही साठोत्तरी कविता में धूमिल का स्थान महत्वपूर्ण है और रहेगा। आपने व्याख्यान ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।